स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का इस वक्त लेक्चर कराया जा रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने विद्युत करा दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत और लाइट जो है, मतलब प्रकाश जो है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तकरीबन 20 मार्क्स के आसपास आपके इससे काम हो जाते हैं इन दो चैप्टर से। इसीलिए मैंने जो विद्युत है उसे पहला चैप्टर नाम दिया है और दूसरे चैप्टर का नाम क्या रख दिया, विद्युत प्रकाश रख दिया। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो प्रकाश का है, अपवर्तन और परावर्तन के लिए। दिस इज लेक्चर नंबर 3, ये तीसरा लेक्चर है। बाकी जो लेक्चर पिछले 2 कराए गए हैं प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश से संबंधित, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए जो आज हम लोग को करना है वो क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम। एक बात याद रखिएगा, समतल दर्पण का परावर्तन नियम पढ़ाया गया था। समतल दर्पण का परावर्तन नियम हो गया था, जिसमें क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर पाए जाते हैं। दूसरा जो आपका था नियम, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो आज जो कराया जाएगा वो किसका नियम होगा, अवतल दर्पण से परावर्तन का नियम। तो जो प्रथम नियम था वो क्या था, इसमें हमें 3 नियम पढ़ने हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष, न जी अक्ष नहीं, अक्ष होगा, ठीक है, अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो होगा इसका परिभाषा। अब मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं। ठीक है, देखिए एक हम लोग क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण। ये क्या होता है, अवतल दर्पण, जिसका बाहरी सिरा क्या होता है, पॉलिश यानी कि पेंट किया गया होता है। ठीक, और अच्छा एक बार याद रखिएगा, अच्छे से एक बात याद रखिएगा, कभी कभी दर्पण को, अवतल दर्पण को इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, जब वाइवा होता है, आपके टीचर जो लेने आते हैं एग्जामिनर, तो ये अवतल दर्पण इस तरीके से ना बनाकर इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, या ये दोनों कौन से दर्पण है। तो सीधी सी बात, ये कौन से दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी देख रहे हैं ना, बाहरी जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, पेंट किया गया है। इसी वजह से इसके परावर्तन कहां से होंगी, अंदरूनी, अंदर दबे हुए भाग से। ठीक है, तो इस तरह का दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में मैंने लिखा था, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या कहां से हो, दबा हुआ पृष्ठ ही परावर्तक पृष्ठ हो, यानी कि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से हो। तो चलिए आज जो चल रहा है प्रथम नियम ना जी, तो आपको ये लिखाया था, जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष ये होता है। ठीक, यहां पर मान लेते हैं क्या है, वक्रता त्रिज्या सी है। ठीक, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी होता है, केंद्र सी होता है। ठीक, ये ध्रुव होता है। इसकी परिभाषा मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो ध्रुव होता है उसका परिभाषा क्या होता है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु, ये दर्पण हुआ, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब हमसे क्या कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। ये क्या था, फोकस था। ठीक, अब इस चीज को मैं दूसरे कलर, एक कलर चेंज कर ले रहा हूं, क्योंकि एक बताने की बात इसमें है जो मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये फिगर ऊपर से ही ड्रा करना है, आप चाहे तो यहां से भी ड्रा कर सकते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आने की किरणें हैं, दिख रहा है तीर क्या बता रहा है, आने वाली किरणें टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस, मुख्य फोकस या फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य फोकस को सिर्फ फोकस भी कहते हैं। ये तीर बताता है टकरा कर कहां से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से। तो जो अवतल दर्पण के परावर्तन नियम में पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, चलते हैं दूसरे पर। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप एनसीईआरटी में देखने जाएंगे तीसरा नियम है, लेकिन मैं क्या लिया हूं, द्वितीय नियम, क्योंकि यह पहले वाले नियम का बिल्कुल क्या है, विपरीत है। इस तरीके से याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, और मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण बिल्कुल अलग अलग कराऊंगा, उसके फार्मूले जो है वो भी अलग कराऊंगा, जो सवाल है वो भी अलग कराऊंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। और चूंकि यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है तो उसमें एक ही में दे दिया गया है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं नियम सब एक ही में दे दिया गया है। मैं आपको अलग अलग कराऊंगा ताकि चीजें क्लियर रहे। तो देखिए, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर आप लोग ड्रा करते रहिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, ये होता है मध्य बिंदु ध्रुव। यहां पर क्या होता है, फोकस, वक्रता केंद्र सी। ये क्या होता है, सी होता है। ठीक, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। यहां पर हमारा क्या होता है, फोकस। दूसरा जो नियम कहता है वो बिल्कुल विपरीत कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, फोकस से होकर, तो मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन, परावर्तन यानी टकराकर लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर चली जाएंगी। तो इस तरीके से भी क्या होता है, यह नियम क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो दूसरा नियम कहता है अगर फोकस से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यही तो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, इसके बिल्कुल समांतर है। समांतर क्या होता है, सभी जगह कोण क्या होंगे, एक समान। जबकि पहला नियम क्या कहा था कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरा नियम कहता है कि अगर फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बिल्कुल पहले से क्या है, विपरीत है। देखिए आगे क्या हो जाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरा नियम क्या कहता है, तृतीय नियम जो है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इस पथ पर वापस लौट जाती है, यानी कि उसी पथ पर वापस लौट जाती। पथ यानी कि रास्ता, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते लौट जाएगा। तो अगर मैं इसका फिगर आपको बना के दूं तो ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। ये क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। यहां पर आपका क्या होता है, ध्रुव। यहां पे क्या होता है, फोकस। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है। तो तीसरा यही कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखिए ये सिंबल तीर बताता है कि आ रही है, और ये क्या है, टकराकर वापस जा रही है। ये क्या था, तृतीय नियम था। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई हैं। तीनों नियम, पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो परावर्तन के पश्चात फोकस से। द्वितीय नियम कहता है कि अगर फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तृतीय नियम कहता है कि अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो ये तीन नियम है जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि उसकी जो इमेजेस बनेंगे तो उसके 6 स्थिति हैं,
और वो 6 स्थितियां जो है यानी कि 6 केस जो है उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन्हीं के नियम पर बनेगा, यानी कि यही तीनों नियम का उपयोग करके हम उस फिगर को ड्रा करेंगे। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आई हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमने पूछ सकते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया है कह रहा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थिति हैं, 6। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति क्या है, मैं अलग अलग कराते हुए चल रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी या तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्थिति 1 क्या कहता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखेंगे, अनंत पर। तो देखिए कहां बनेगा इमेज, अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। मैं आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण पेंट कर दिए। ठीक है ना, ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर ध्रुव होता है, ये आपका यफ होता है, यहां पर क्या मान लेते हैं, सी है। ठीक है, अब मान लीजिए वस्तु कहां पे रखी गई है, अनंत पर। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 ड्रा कर लेते हैं अनंत पर, क्योंकि वैसे भी चीजें अनंत की एक इमेजिनरी चीजें ही हैं। और इस वस्तु की हाइट मान लेते क्या है, ए और बी है। तो देखिए कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से। यही पढ़े हो ना, अभी तो कराए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, अवतल दर्पण के फोकस से। ठीक है, देखिए उन्हीं तीनों नियम का उपयोग हम लोग करेंगे यहां पर। ठीक है, क्योंकि अगर हमें फिगर बनाना है तो ये उन्हीं तीन नियम का उपयोग करके ही बन पाएगा। तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, फोकस से। ठीक है, अब यहां से भी वही चीजें ड्रा कर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात ये जो किरण रेखा होती है, ये जो किरण होती है एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पर। और इस प्रतिबिंब की साइज किसके बराबर होगी, फोकस बिंदु के। ठीक है, आपको जो इसमें लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वो क्या रखना है, इसकी प्रकृति ना जी, प्रकृति यानी इसका नेचर कैसा होगा। तो 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने होते हैं। ठीक है, लगभग 2 पॉइंट में हर किसी में लिखवाऊंगा। तो देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी, पहला कहता है ना जी, आभास वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो वास्तविक होगा, क्योंकि ये वास्तविक है ना जी। आप पढ़े बताए थे आपको कि अगर वास्तव में किरण आ रही, जो किरण है, प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी तो वास्तविक बनेगा, अगर आभासी मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या हुए, वास्तविक बने हैं। ठीक है, आभासी कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी फिगर जो 6वां केस है उसमें आपको बता दूंगा। दूसरा आपका कह रहा है कि यह किसके बराबर है, देखिए जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। और वस्तु से, वस्तु ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है हमारा, वस्तु से अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। कितना छोटा, फोकस बिंदु के बराबर, फोकस बिंदु के बराबर। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरे केस की बात करें तो कह रहा है स्थिति 2, जब वस्तु कहां पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, मैं अगर फिगर में पहले वाले में अनंत ना दिखाया हूं तो मैं आपको चीजें बना दूं। यहां पर देखिए क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा,
ये जो डॉट डॉट है यही हमारा क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा गया हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। फिगर आसान होता है चीजें याद रखने का ना जी। ये बन गया क्या, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये होता है ध्रुव, ये होता है फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र सी है। यहां पे जो डॉट 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 मैं खींच रहा हूं यही हमारा क्या है, अनंत है। ठीक, अब मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि फिगर और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, वस्तु कहां पे रख दिए, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच। तो कह रहा है कि देखिए यही कहा है ना, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत इस तरफ होगा, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, तो इसी के बीच में रख दिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाता है, फोकस से। ठीक, दूसरा केस जो आप पढ़े हो कि जब सी से होकर जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो लौटते वक्त ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर देंगे। बात समझ में आया, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो दिखा है तीर का आगे की तरफ निशान, ये बता रहा है कि उसका जो ऊपर सिरा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये इसके सर है, मतलब सीधा, और जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा। तो इसका नाम रखा जाता है बी डैश ए डैश। यानी कि जो ए बी है वो किसको बताता है, वस्तु, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और ए डैश बी डैश क्या बताता है, प्रतिबिंब, यानी कि जो इमेज बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब। बातें समझ में आ गई। अब इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो अगर प्रकृति देखा जाए तो देखिए उस फिगर में तो नहीं दिख पाया था, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं ए बी बड़ा है किससे, ए डैश और बी डैश से, दिख रहा है साफ साफ। ए बी ए डैश और बी डी से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की, लिखते हैं ये प्रकृति किसकी है, प्रतिबिंब की, जो परछाई बन रहा है उसकी। इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। और दूसरी बात इसमें क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। ये चीजें मैं आपको न्यूमेरिकली जब सॉल्व कराऊंगा तब भी आपको दिखा दूंगा वहां पे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो अगला यहां पे क्या दिया है, जो स्थिति 3 है, जैसा कि आप देख सकते हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पे हो। तो यहां से जो क्लासेस है वो आपको अगले लेक्चर से कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, कल से इसके आगे के जो केसेस हैं वो आपको कराए जाएंगे। 4 केसेस और कराए जाएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आपका।